मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, पूरे प्रदेश भर में एनडीए की ओर से भीम पद यात्रा निकाली जा रही है। इसी को लेकर अगर बिहार में बात करें तो बिहार में भी निकाली गई और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जय भीम पद यात्रा पर कहा कि राष्ट्रवाद की मजबूत नींव की ईंट से जो विकसित भारत की मजबूत इमारत बनेगी वह भारत की जनता को फिर से गौरवान्वित करेगी, वह भारत के वैभव को भी बढ़ाएगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहिए, उन्हें वंशवाद और परिवारवाद से बाहर आना चाहिए, उन्हें राष्ट्र को कमजोर करने की मानसिकता से मुक्त हो जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती के अवसर पर आज पूरे भारत के अंदर हमारा आजादी का शताब्दी वर्ष मनाने वाला योद्धा मजबूत नींव का ईंट देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रख रहा है और राष्ट्रवाद का जो मजबूत नींव का ईंट पर मजबूत इमारत विकसित भारत का बनेगा वह भारत की जनता को फिर से गौरवान्वित करेगा और भारत के वैभव को बढ़ाएगा। विपक्ष को राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहिए, वंशवाद परिवारवाद से बाहर आना चाहिए और राष्ट्र को कमजोर कर। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलियों का सफाया हो जाएगा, 2026 तक नक्सलियों का सफाया होना है। लेकिन नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ होते हैं उसमें झारखंड की बात करें तो एक जवान सुनील धान मुठभेड़ में शहीद हो गए और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर कहे कि सुनील धान जी नक्सलियों के मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ उन्होंने कहा है कि लगातार कार्रवाई जारी है, बड़ी मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। ये समस्या पूरे देश के लिए है। इस दौरान हमारे कई जवान शहीद हुए, उनके बदौलत एक सफल ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं सभी जवान। ये घटना जाया नहीं जाएगी। उन्होंने कहा ये घटना जो हुई है जिसमें एक जवान शहीद हुए हैं, ये जाया नहीं जाएगी। मुहिम को हम अंत तक पहुंचाएंगे। इस दुख की घड़ी में उन्होंने कहा कि हम सब उनके परिवार के साथ हैं। आज हमारे जो है आरक्षी हैं सुनील धान जी, ये नक्सली ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हुई है और जैसे कि आप सबको मालूम है बहुत सघन कार्रवाई नक्सली क्षेत्रों पर इस प्रदेश में हो रहा है और बड़ी सफलता के साथ और मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या पूरे देश के लिए है और इसको लेकर के हम लोग आज लगभग इनको आखिरी चरण पर धकेलने में कामयाब हुए हैं और इस दौरान हमारे कई जवान भी शहीद हुए। आज उनके बदौलत एक सफल ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये घटना जाया नहीं जाएगा और ये अंतिम स्थान तक पहुंचेगा भी। जो मुहिम है आज सुनील धान जी के परिवारजनों से भी मिला, स्वाभाविक है। मनुष्य जीवन में घर में ऐसी घटना होना सभी के लिए पीड़ादायक है। आज इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके परिवार के साथ हैं और आने वाला समय में भी इनके परिवार को बेहतर मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हम लोग आगे काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीदों को याद किया है, शहीदों को नमन किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि आज मेरे लिए बहुत गौरव का दिन है। जिस स्थान पर सरदार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने उस घटना को याद किया
और कहा कि जनरल डायर ने 13 अप्रैल आज के दिन 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूँ। सर्वंशदानी सरदार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आज उस शांत सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं और सभी को मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जलियांवाला बाग के जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो मुगलों ने अत्याचार किया था, जिस प्रकार से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उस समय में उन मुगलों को उनका सामना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उसका डट करके विरोध किया था। आज ये हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज के दिन हमारा किसान भी उसमें खुशी से उसकी फसल आती है, वो झूमता हुआ दिखाई देता है। मैं खालसा पंथ की आज वैसाखी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज आपने किया डूंगर पहुंचे, फिर तो हरियाणा के लिए क्या मांगा? हरियाणा के लिए मैं गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में यही अरदास की है कि हमारा हरियाणा, हमारा पंजाब, हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का एक सपना देखा है, उस विकसित भारत के सपने को हम सब मिलकर के उन गुरुओं की प्रेरणा से गति से उसको पूरा करेंगे। लगातार पंजाब में एक्टिव है, अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजियस पीस, क्या राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं? आपका कहना है कि हम लोग का पूरे पंजाब में मिलेगा? नहीं, देखिए, मैंने क्योंकि ये पीछे कहा था, पंजाब हमारा घर है, हमारा परिवार है, मेरी तो सारी रिश्तेदारियां पंजाब में है। दिल्ली में अंबेडकर जयंती के अवसर पर वॉक ए थॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली सरकार द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। वॉकथॉन में सैकड़ों बच्चों ने सहभागिता की है। हम ये मानते हैं कि बाबा साहेब कहने के व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि जीने के व्यक्तित्व थे। आज के समय में अपने कर्मों के माध्यम से उनको याद किया जाए और जिया जाए। दिल्ली सरकार बाबा साहेब के दिखाए हुए रास्तों और सिद्धांतों की अनुपालना करते हुए काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आज दिल्ली सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर वॉकथन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने सहभागिता की। और हम ये मानते हैं कि बाबा साहब कहने के व्यक्तित्व नहीं थे, जीने के व्यक्तित्व थे। आज के समय में उनको याद किया जाए, उनको जिया जाए अपने कर्मों के माध्यम से। और दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे, उनके दिए हुए सिद्धांतों का अनुपालना करते हुए काम करे और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को
जो उनका अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा, वो सारी चीजें दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली की जनता को मिले। हम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जो भारत के भाग्य विधाता हैं, और उन्होंने जो भारत के प्रत्येक वासी के लिए किया वो जीवन में ना कोई कर सकता है, और आगे तक की पीढ़ियां उन्हें स्मरण करे। दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में बच्चों को उनके जीवन के अध्ययन का पूरा लाभ मिले, इसकी हम इस बार योजना हमने बनाई है। असेंबलीज में उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाए और बाबा साहब का जीवन चरित्र बच्चों को दिखाया जाए, सुनाया जाए, इसकी व्यवस्थाएं की है। मैम, पिछली सरकार ने भीमराव अंबेडकर जी को भुनाने की काफी कोशिश की गई थी, उन सरकारों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, पहले की सरकारें जो हैं केवल उनका नाम लेके दलगत राजनीति करना चाहती थी, जाति विशेष को जोड़ना चाहती थी, पर बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के महानायक नहीं है। वो पूरे विश्व में हर व्यक्ति के लिए महानायक के रूप में उन्होंने काम किया। जो उनका जीवन है, संघर्ष का जीवन, जो उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान रहा, जो भारत के लिए उन्होंने काम किया, जो आज 140 करोड़ लोग अपना जीवन अधिकारों के साथ जी पा रहे हैं, वो केवल उन्हीं की देन है। मैं तो कहना चाहूंगी, नेता विपक्ष जी शायद आप खोजिएगा उनको कि क्या वो यहाँ उपस्थित हैं भारत में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, जो केवल बातें करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार के कार्यकाल को कहा है कि ये प्रगति का काल रहा है, और उन्होंने कहा कि जब भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है और दुनिया की नज़र भारत पर है, तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति हमारे लगाव बढ़ने चाहिए। 10 साल, उन्होंने 10 साल का जिक्र किया है, और 10 साल उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है, ये एक सुखद संकेत है। जब भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है, दुनिया की नजर भारत पर है, तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हमारा लगाव बढ़ना चाहिए। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है, नजदीक तक नहीं आता है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी हो। ऐसी परिस्थिति में आज का कार्यक्रम भारत में कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एपी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वहां ये कार्यक्रम होना हमारे युग जो नया है, आज के दिन 10 साल के अंदर जो हमारे युग जो नया है, आज के दिन 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है, उसकी वजह से जो भारत जो प्रगति हुई है, उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद केंद्रीय बलों को वहां पर तैनाती की गई है, और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा और मुख्य सचिव और गृह सचिव से अनुरोध किया। मैंने सीएम से भी अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, इसलिए मैं कोर्ट गया। और उन्होंने जोगीपुर का इंसिडेंट का दिन से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट करने के लिए गवर्नर साहब का खत लिखा, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया। हाल में पत्रकार सम्मेलन में चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है, पॉलिटिकल स्क्रीन है, कि जान माल रक्षा करने का काम है, लेकिन मैंने सुना है कोर्ट में किया था। मैं आभारी हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट का पूरा जो चीफ जस्टिस से लेकर साथियों को, ये लोग आम इंसान खासकर रक्षा किया। मैं आभारी हूँ। फ्रॉम द कलकत्ता हाईकोर्ट फॉर
कोलकाता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं और इसको लेकर वहां पर एक तरह से कहा जाए पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया है मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के बाद दक्षिण बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के महानिरीक्षक कर्नल सिंह शेखावत हिंसा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। आईजीपी दक्षिण बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ कर्नल शेखावत ने कहा कि हमने अपनी 5 टीमें भेजी हैं और वे सभी पुलिस के साथ हैं। हम स्थिति कंट्रोल करने के लिए मदद करेंगे। हम पुलिस की मदद के लिए आए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ जल्द ही शांति बहाल हो जाएगी। उनके साथ बातचीत और हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है। बस इसी की डिस्कशन है। सर, अभी तक कितना फोर्सेज डिप्लॉयड हो चुके हैं बेसिकली? सर्वनाश बोल रही थी। देखिए, हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया उन्हीं के साथ। किस तरह की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे, पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे, पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से। क्या सिचुएशन है? कल से आपका 300 से भी ज्यादा जवान यहाँ पे तैनात था, आपके क्या फीडबैक है आपके ऑफिसर्स की तरफ से? देखिए, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अभी हमारी जो डीजी साहब से बात हुई वो भी यही हुई है कि हम उनके साथ मिलकर ही काम करें और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ जल्दी ही शांति बहाल हो जाएगी। कुल मिलाकर कितनी कंपनी से बीएसएफ की तरफ से? हमने अभी 5 कंपनियों को बाद में किया अगर पुलिस चाहेगी रिक्वेस्ट करेगी या रिक्वेजिशन देगी तो हम और भी कंपनी। सर, जितने भी कंपनी डिप्लॉयड हुए सब साउथ बंगाल फ्रंटियर की ही कंपनी है ना सर? जी सर, दोपहर को एक इंसिडेंट हुआ है बीएसएफ जब यहाँ पे पहरेदारी कर रहा था, बीएसएफ के ऊपर भी अटैक हुआ था जिसके चलते बीएसएफ को फायरिंग भी करना पड़ा। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए बीएसएफ कितना तैयार है, क्योंकि ये बहुत एक क्रिटिकल जगह है? देखिए, बीएसएफ हर सिचुएशन के लिए तैयार है। ऐसी सिचुएशन आती रहती है, ये कोई पहली बार ऐसी सिचुएशन नहीं है। बीएसएफ पहली बार ऐसी सिचुएशन में नहीं आई है, लेकिन हमारे जो जवान है जितने समझदारी से काम ले सकते हैं उतनी समझदारी से ले रहे हैं और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और इसको लेकर मोहन यादव ने, जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत है, अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि आज के अवसर पर उनका यह दौरा हमारे सभी दूध उत्पादक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। यशस्वी गृह मंत्री आपसे कुछ समय बाद आज मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, सरकार की ओर से यशस्वी गृह मंत्री जी का अभिनंदन। उल्लेखनीय कि गृह मंत्री जी का ये दौरा आज के अवसर पर हमारे सभी दूध उत्पादक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से 20% से ऊपर बढ़े। दूध को लेकर के ये दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने। आज उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में देश में 3रे नंबर पे है। हमारा सबका प्रयास है किसानों की, दूध उत्पादकों की आय बढ़ाते हुए देश के अंदर मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 के राज्य पे आए। इस नाते से हम बहुत सारे प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक कामधेनु योजना भी हमने प्रारंभ की, स्वावलंबी गौशाला योजना भी प्रारंभ की, गौशालाओं में अनुदान बढ़ाने की बात भी की। गौशालाओं भी नगर निगम के स्तर पर बड़े बड़े महानगरों में 10,000 से ज्यादा क्षमता की गौशालाएं,
नीचे के स्तर पर पंचायत तक स्वावलंबी गौशालाएं बने, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गोपालन को बढ़ावा दें, दूध उत्पादन को बढ़ावा दें, ऐसे कई कामों को सरकार एक साथ कर रही है। इन सब के लिए लगभग 2,500 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हमने इस बजट में रखी है। जब एक तरफ हम गौशालाओं की गाय माता के लिए 20 रुपए के बजाय 40 रुपए के अनुदान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 25 गाय से ज्यादा गाय पालने पर उसमें 25% का अनुदान देने की हमने योजना बनाई है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का दौरा वास्तव में हमारे कृषि उत्पादन का जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई है, जल से सिंचाई का रकबा बढ़ा है, ऐसे दूध का उत्पादन भी बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े, इस प्रदेश के गरीब, महिला, किसान, युवा सबकी जिंदगी में बेहतर से बेहतर कर पाए, सरकार इस दिशा में कार्यरत है। और मैं मान के चलता हूं आज के गृह मंत्री जी का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से ये दौरा उस मायने में भी उल्लेखनीय रहेगा जब हम अपने MOU के माध्यम से अमूल डेयरी की तरह मध्य प्रदेश भी अपने दूध के उत्पाद को बेहतर से बेहतर करके विश्व के मार्केट में पहुंचाए, ताकि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राज्य समृद्ध हो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आज हमारे बीच में एक नया समय आया है जब हम अपने जलगंगा संरक्षण अभियान की तरफ से बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके प्रदेश भर में ये योजना बनी है। हर जिले में, हर तहसील तक, विधानसभा तक, गांव-गांव तक जलगंगा के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में सभी जल संरचनाओं की तरफ प्रॉपर ध्यान गया है। कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, जल स्रोत जहां भी है, उस जल स्रोत की साफ सफाई, स्वच्छता के साथ पर्याप्त जल संग्रहण हो, पुनर्भंडारण हो, ऐसे कई अभियान में प्रारंभ किए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार के सभी कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है और हम योग्य प्रकार से चल रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।